सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का प्री बोर्ड मॉडल पेपर 5 है, बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। इससे पहले पांचों मॉडल पेपर की PDF मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है और 4 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी मैंने करवा दिया है। आज की इस वीडियो में हम 5वें मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर आज ही जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मॉडल पेपर 5 का पूरा हल हम देखने वाले हैं। देखिए, खंड ए में जो अपठित गद्यांश था उसके प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। आपने इनको हल कर लिया होगा। पहला प्रश्न, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है, यदि आपने गद्यांश ढंग से पढ़ा होगा तो उत्साह इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, साहित्य मीमांसकों ने उत्साह के कई भेद किए हैं। सबसे मुख्य और प्राचीन भेद कौन से? दानवीर, दयावीर और युद्धवीर, ये 3 भेद किए हैं, जिसमें से युद्धवीर सबसे प्राचीन भेद है। तीसरा देखेंगे, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना। तो चूंकि उत्साह के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा, उत्साह। धृति और साहस दोनों का किसके बीच संचरण होता है? धृति और साहस का दोनों का जो संचरण होता है वो उत्साह के बीच होता है। गद्यांश की सबसे अंतिम लाइन है ये। हम स्वयं को कठिन परिस्थितियों से दूर रखने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। जब हम क्या करते हैं? भय में होते हैं तब ऐसा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और अंतिम प्रश्न है, सच्चे उत्साही कौन कहलाते हैं? जो कर्म सौंदर्य के उपासक होते हैं वो सच्चे उत्साही कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर द अपना बिल्कुल सही है। इस तरह से इस गद्यांश के ये 6 प्रश्न जिनके सही विकल्प मैंने आपको बताए, आप इनका मिलान जरूर कर लें। फिर देखिए, पद्यांश के रोमन संख्या में 7 से लगा करके 12 तक प्रश्न आएंगे। इसको भी आपने हल कर लिया होगा। तो देखते हैं 7वां प्रश्न, हिमालय का आंगन जहाँ सूर्य की पहली किरणें आती वह है कौन सा? वो है हिमालय का मैदानी भाग। किसे कहा? वो हिमालय का मैदानी भाग। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। 8वां प्रश्न, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत, इस पंक्ति का आशय क्या है? इस पंक्ति का आशय ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है कि साम संगीत 7 स्वरों में सागरों के तट पर बजा था। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का राह पालना यही, इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रकृति का पालना यही था, कहीं से छीनकर नहीं लाए। पुरंदर शब्द का समानार्थक है। पुरंदर शब्द इंद्र के लिए आया था, इंद्र उसका सही उत्तर हो जाएगा। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहना हीरक हार, इसमें अलंकार कौन सा है? उषा जो प्राकृतिक कोई घटना है, प्रकृति है, उस पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। और विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर घूम, पंक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है कि युद्ध और धर्म दोनों क्षेत्रों में भारत हमेशा विजेता रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये रोमन संख्या में 7 से 12 तक अपठित पद्यांश के काव्यांश के विकल्प सही मैंने बताए हैं। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपके ग्रामर से संबंधित है, हिंदी भारत देश की राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? 5। जहां वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा साधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। कौन सी? अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति होती है।
लाल पगड़ी आ रही है, इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मृदंग की तरह, यहाँ देखिए मृदंग की तरह तो उपमा दी जा रही है, उपमा अलंकार हो जाएगा यहाँ। और अंतिम रिक्त स्थान है गरीबीली, गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सभी इस उदाहरण में कौन से वर्ण की आवृत्ति है? ग वर्ण की। ग वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3, जिसमें 11 एक नंबर के प्रश्न हैं। इनके उत्तर में अलग से मैंने लिख रखे हैं, वो मैं बता देता हूं। तो पहला जो प्रश्न था, पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखना। सब ऑर्डिनेट कहते हैं अधीनस्थ को। क्या कहते हैं? अधीनस्थ। और बोनस का जो हिंदी अर्थ है वो है अधिलाभांश। दूसरा प्रश्न था, संविदा शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगा हुआ है, संविदा कर्मी। तीसरा प्रश्न देखेंगे, पहलवान की ढोलक कहानी के अनुसार पहलवान का गुरु कौन था? तो पहलवान का ढोल ही उसका गुरु था, क्योंकि सब उसने उसी से सीखा था। एक फीचर को रोचक और आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है? तो एक फीचर में फोटो का प्रयोग, एक फीचर को फोटो का प्रयोग करके, रेखांकन का प्रयोग करके और ग्राफिक्स का प्रयोग करके रोचक और आकर्षक बनाया जा सकता है। पांचवा देखेंगे, यशोधर बाबू का सबसे बड़ा लड़का क्या करता था? उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था। यशोधर बाबू को यह भी समाऊ लगता था, क्योंकि ये कंपनी शुरू में ही उसे 1,500 रुपया प्रतिमाह वेतन दे रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा जो है 1,500 प्रतिमाह वेतन लेने वाला कोई गुण रखता है। छठा देखेंगे, यशोधर बाबू ने केक और लड्डू क्यों नहीं खाया? तो सिल्वर वेडिंग पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार बड़ा अजीब लगा। उन्हें पार्टी जो है इम्प्रॉपर लगी, क्योंकि उनके अनुसार ये सब अंग्रेजों के चौंचले थे। उन्होंने केक भी नहीं खाया, क्योंकि उसमें अंडा होता है, तथा संध्या आरती से पहले लड्डू वे नहीं खाना चाहते थे। वे पुरानी पीढ़ी के भी थे। अपने संस्कारों की वजह से भी यशोधर बाबू ने केक और लड्डू नहीं खाया। सातवां देखेंगे, लेखक के पिता ने लेखक को पाठशाला भेजने के लिए क्या शर्त रखी? पढ़ाने के लिए लेखक के पिता ने शर्त रखी कि 11 बजे पाठशाला जाने से पहले खेत पर काम करना होगा, 11 बजने तक खेत में पानी लगाना होगा। अगर किसी दिन खेत में ज़्यादा काम होगा तो उसे पाठशाला नहीं जाना होगा, यानी 11 बजे से पहले खेतों में काम करना होगा। आठवां प्रश्न देखिए, वामन पंडित की कविता किस शिक्षक ने पढ़ाई? तो वामन पंडित की कविता जो मराठी शिक्षक थे नेवा सोंदलगेकर, उन्होंने पढ़ाई। नौवा देखिए, लेखक की मराठी भाषा कैसे सुधरने लगी? मास्टर नेवा सोंदलगेकर कक्षा में मराठी कविता पढ़ाते समय लय, भाव, गति, ताल के साथ उन्हें पढ़ते थे। लेखक ने भी उन्हीं की तरह पढ़ने का अभ्यास कर लिया। मराठी के अध्यापक के पास तमाम मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे, तथा उन्हें कवियों के अनेक संस्मरण भी याद थे, जिन्हें वे कक्षा में सुनाते थे। मास्टर स्वयं भी मराठी की अच्छी कविता कर लेते थे। इस तरह लेखक को मराठी भाषा में इंटरेस्ट आने लग गया, उसकी मराठी भाषा सुधरने लगी। 10वां देखिए, हरिवंश राय बच्चन की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। यहाँ रचनाएं हैं मधुशाला है, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर। इनमें से कोई भी 2 आप याद कर लें। और 11वां प्रश्न है, महादेव वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? महादेव वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। अब इसके बाद 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं जो आपके खंड ब में हैं, वो देख लेते हैं। उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं? उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की प्रसिद्ध शैली है, जिसमें समाचार को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इंट्रो या मुखड़ा, मुख्य खबर, बॉडी, घटते क्रम में समाचार का ब्यौरा, और समापन। आवश्यकता अनुसार इसे छोटा या बड़ा किया जा सकता है।
कोई भी समाचार इन 3 चरणों से होकर गुजरता है। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में दूसरे तथ्यों या सूचनाओं को बताया जाता है। अर्थात कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं वरन खबर के प्रारंभ में ही आ जाता है। पांचवा, टेलीविजन खबरों के प्रमुख चरणों के बारे में लिखना है। तो जो भी टेलीविजन खबरों के जो चरण हैं, सबसे पहले फ्लैशबैक जिसे ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। सबसे पहले कोई बड़ी खबर केवल सूचना के माध्यम से दर्शकों तक जब पहुंचाई जाती है तो उसे ब्रेकिंग न्यूज फ्लैशबैक कहते हैं। ड्राई एंकर, एंकर द्वारा खबर के बारे में सीधे सीधे दर्शकों को बताना ड्राई एंकर। फोन इन, एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात कर सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है, वो फोन इन। एंकर विजुअल, एंकर को घटना के दृश्य विजुअल्स मिल जाने पर दृश्यों के आधार पर खबर दर्शकों तक पहुंचाता है, वो एंकर विजुअल। एंकर बाइट, टेलीविजन में किसी भी खबर को पोस्ट करने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों के बाइट अर्थात कथन दिखाए जाते हैं, वो एंकर बाइट। लाइव, किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। एंकर पैकेज, किसी खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करना, इसमें घटना के दृश्य प्रत्यक्षदर्शियों के बाइट और ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से हो सकता है कि वो कोई पर्टिकुलर कुछ इसमें चरण पूछ ले, सारे के सारे नहीं पूछे तो भी ध्यान होने चाहिए। छठा प्रश्न देखेंगे, स्त्री शिक्षा की महत्व विषय पर एक आलेख लिखना था। किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए महिला शिक्षा का विशेष महत्व है। शिक्षित स्त्री न केवल अपना विकास करती है बल्कि वह अपने परिवार, समाज तथा देश का विकास कर सकती है। प्राचीन काल से ही समाज पुरुष प्रधान ही रहा है। परिवार व समाज में आज भी पुरुषों का वर्चस्व वैसा ही है। एक पुरुष को शिक्षित करके केवल एक घर को ही शिक्षित बनाया जा सकता है, लेकिन स्त्री शिक्षा से 2 घरों का कल्याण होता है, ससुराल पक्ष, पीहर पक्ष। मानसिक और नैतिक शक्ति के विकास में महिलाएं पुरुषों के बराबर योगदान दे रही है। एक शिक्षित नारी गृहस्थ जीवन में शांति और खुशहाली का स्रोत होती है। जब कभी नए समाज की स्थापना की जाती है तो शिक्षित महिलाएं एक बेहतर आकार और व्यवस्था प्रदान करती है। केवल शिक्षित महिला ही देश के विकास में आई बाधाएं जैसे सामाजिक कुरीतियां, रूढ़िवादी प्रथाएं, इनका विरोध कर उन्हें समाज से उखाड़ फेंक सकती है। पर आज लड़कियों की शिक्षा के मार्ग में 2 बड़ी बाधाएं हैं, शौचालय और सुरक्षा की कमी। सातवां प्रश्न देखेंगे, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, पंक्ति को समझाइए। शमशेर बहादुर सिंह ने जो कविता लिखी थी उषा कविता, उसमें जो उपमान है वो प्राकृतिक दृश्य के अनुरूप ही चुने हैं। इस शब्द चित्र बिंब द्वारा कवि ने प्रातःकालीन आकाश के दृश्य को साकार करना चाहा है। सूर्योदय से पहले आकाश में कुछ समय के लिए पीला प्रकाश उदित होता है। नीला आकाश, नीला जल है और पीले प्रकाश युक्त सूर्य जल में झिल मिलाती किसी गोरी रमणी की देह है। सूर्योदय से पहले आकाश में निरंतर होते दृश्य परिवर्तन को कवि ने हिलती शब्द द्वारा व्यक्त किया है। बहुत ही अच्छा बिंब है। 8वां देखेंगे, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम में मिला गजल में नींद भाव को स्पष्ट करना। फिराक गोरखपुरी इस गजल में कहते हैं कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों ही एक जैसे हैं। दोनों का स्वभाव आरोप प्रत्यारोप करने का है। ये दोनों एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एक ही काम कौन सा? रोना। रोना रोते हैं। किस्मत भी रो रही है और कवि भी रो रहा है। अभाव और असफलता के लिए कवि अपनी किस्मत को दोषी मानता है, इसलिए अपनी फूटी किस्मत पर रोता है। वहीं किस्मत भी कवि की दशा देखकर रोती है कि निकम्मा और कामचोर आदमी उसको मिला है। मेरी किस्मत मेरी हालत देखकर मुझ पर रोती है। मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ। मेरे जीवन में असफलता और निराशा के सिवा और कुछ नहीं है। 9वां प्रश्न देखेंगे, इंद्रसेना अनावृष्टि दूर करने के लिए क्या क्या करती थी? धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। अनावृष्टि का समय है जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत
खराब हो जाती है, तब गांवों में नंग दड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं तथा सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जब ये मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की फुकार लगाती है तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता है। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। 10वां प्रश्न था कि भारतीयों और पाकिस्तानियों में पाई जाने वाली समानताओं को नमक कहानी के आधार पर लिखिए। नमक कहानी में रजिया सज्जाद जई ने हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को उभारा है। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी, भारतीय कस्टम अधिकारी और सिख बीवी क्रमशः दिल्ली, ढाका और लाहौर को आज भी अपना वतन मानते हैं। पुरानी यादें हर समय उन्हें घेरे रहती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों की अमृतसर में एक जमीन थी, एक जुबान थी, एक सी सूरतें और लिबास भी एक जैसा, लबो लहजा भी एक जैसा, अंदाज भी एक जैसा और गालियां निकाल रहे जो भी एक जैसी। भूषण की जगह यदि आप होते तो यशोधर बाबू के प्रति आपका व्यवहार कैसा होता? भूषण की जगह यदि मैं होता तो यशोधर बाबू की बातें मानकर उनसे अपना तो भाव दिखाता, उनके साथ कुछ समय बिताता था, उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रखता। मैं उपहार तो देता लेकिन दूध लाने की बात उनसे नहीं करता, बल्कि मैं दूध ला दिया करता, उनके काम में हाथ बटाता। मैं वर्तमान परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने को कोशिश करता। यानी पॉजिटिव उत्तर आपको इसमें लिखना है। 12वां देखिए, जूझ उपन्यास के नायक की साहित्य संगीत में रुचि कैसे बढ़ने लगी? मराठी के अध्यापक सौंदल गेगर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद आदि, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। उनसे प्रेरित होकर लेखक कुछ तुकबंदी करने लगा। मास्टर नेवा सौंदल गेगर ने लेखक की रुचि को देखकर उसे विद्यालय के वार्षिकोत्सव में तथा बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों के सामने कविता पाठ करवाया। सौंदल गेगर उसकी प्रतिभा को निखारने में उसकी सहायता करते थे। प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं पढ़कर उनके चरित्र और संस्मरण जानकर लेखक को यह आत्मविश्वास हो गया कि वह भी कविता लिख सकता है। वसंत पाटिल की दोस्ती से भी उसको संबल मिला। ये उत्तर आप लिखेंगे, ठीक है। खंड से देखेंगे। 13वां प्रश्न है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक शहर स्वीकार में आप कैसा अंतर्विरोध पाते हैं? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि गजानन माधव मुक्ति बोध की ये कविता शहर से स्वीकारा है। इसमें देखिए एक विरोधाभास अपने को देखने को मिलता, अंतर विरोध अपने को देखने को मिलता। क्योंकि एक तरफ तो कवि कहता है कि जो भी प्रियतम को प्यारा है उसको शहर से स्वीकारा है, फिर दूसरी तरफ वो उस प्रियतम की यादों को भुला भी नहीं पाता है। तो कुल मिलाकर के ये अंतर विरोध इस कविता में है। अथवा वाला देखें, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, क्या व्यंग्य किया है। जो टेलीविजन की जो एक व्यावसायिक मानसिकता है उसका यहाँ पर्दाफाश किया है कि संवेदना का व्यापार किस प्रकार ये दूरदर्शन वाले करते हैं, उसका यहाँ वर्णन है। रघुवीर साय की ये कविता कैमरे में बंद अपाई इसमें किया गया है। धरा को प्रमाणी जो फरासो जरा जो बरासो बुताना। लेखक क्या कहना चाहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध सीरीज के फूल से ये प्रश्न है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहना चाह रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। सीरीज के फल भी जो अंत तक वहाँ बने रहते हैं, खड़खड़ाते रहते हैं, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। नए फल उनको धक्का दे करके बाहर निकाल देते हैं, वो जगह छोड़ते हैं। ये सत्य है संसार का कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र लुट्टन सिंह के जीवन में आए प्रमुख बदलावों को लिखना है। बिल्कुल आप बदलावों को लिख लीजिए, कहाँ कहाँ आए हैं। पहले देखिए, सबसे पहला बदलाव आया था जब उसने नामी पहलवानों को हराया था और उस
राजा का वो विश्वास पात्र बन गया था, पहला बदलाव वहाँ आया। दूसरा बदलाव जब राजा की मृत्यु हो गई और राजा के बेटे ने उनको दरबार से निकाल दिया, तब आया। तीसरा बदलाव, उन्होंने बच्चों को जो पहलवानी सिखाना शुरू किया, लेकिन जो भूख से बिलबिलाते बच्चे कैसे पहलवानी करेंगे, वहाँ बदलाव आया। और भी 2-3 जगह बदलाव आए, वो लिखेंगे। यशोधर बाबू वर्तमान पीढ़ी से तालमेल नहीं बैठा पाते, ऐसा क्यों? कहानी में घटित घटनाओं के आधार पर कारण सहित लिखना है। सिल्वर वेडिंग जो कहानी है उसके आधार पर लिखेंगे। प्राचीन पीढ़ी और नवीन पीढ़ी के मध्य जो वैचारिक द्वंद्व है उसको लेकर के ये कहानी लिखी गई है, तो इसमें लिखेंगे कि आखिर में तालमेल क्यों नहीं बैठा पाते हैं। समाउ, इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा, ये इसके बीज वाक्य हैं। पंक्ति को कुछ पाने का जुनून हो तो वह व्यक्ति को कुछ पाने का जुनून हो तो वह पाकर रहता है। जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास के आधार बताइए। देखिए, जो लेखक था उसको ये एक तरह से जुनून था कि मुझे पढ़ना है, तो आखिर में वो किसी न किसी तरह से दत्ताजी राव के सहयोग से अपने पिता को मनवाता है, पढ़ता है, खेतों में भी काम करता है, अंत में वो अच्छी कविताएं करने लग जाता। कहने का भाव ये कि अगर जुनून है तो सब कुछ हो सकता है। इसी तरह देखिए, आलोक धनवा और महादेव वर्मा का कवि परिचय, लेखक परिचय आप लिख देंगे, वीडियो बना रखे मैंने। फिर ये सब प्रसंग व्याख्या वाला है, तो मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय से ये ली गई है। इसकी व्याख्या करेंगे, विशेष भी लिखेंगे। फिर कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने, तो ये भी जो है अच्छा पार्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कुंवर नारायण का, जिसमें कविता के बहाने शीर्षक नाम से ये कविता लिखी गई थी। कविता के बहाने, कुंवर नारायण इसके कवि हैं। ठीक है। 18वें में देखिए, सप्रसंग व्याख्या गद्यांश की पूछी थी। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा, तो ये महादेवी वर्मा के भक्तिन पाठ से है, महादेवी वर्मा के भक्तिन पाठ से। और ये देखिए, उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। बाजार दर्शन जो निबंध है जैनेन्द्र का, उसमें से ये व्याख्या है। फिर 19वां प्रश्न, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से KGBB छात्रावासों के निर्माण के लिए एक निविदा जारी करनी है। और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से एक विज्ञप्ति लिखनी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के बकाया बिलों की राशि शीघ्र जमा करवाने का उल्लेख हो। और ये 5 निबंध हैं, जिसमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। सारे हल आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। 5 मॉडल पेपर हो गए। आप अच्छी तैयारी करें। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।